Good morning, students. Today I will start with my next lecture from the chapter Theory Base of Accounting. In this lecture I will explain the new topic from this chapter, and this topic is accounting principle. The first principle is business entity principle. बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मीन्स अकाउंटिंग में आपको मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग में जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए जाते हैं वो कुछ ना कुछ किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे उन्हीं प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी बिजनेस फर्म होगी वो एक एंटिटी के रूप में काम करेगी। मीन्स या फिर बोल सकते हो आप कि जो भी बिज़नेस फर्म्स होती हैं, हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो भी बिज़नेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिज़नेस एंटिटी होती है जो बिल्कुल सेपरेट होती है अपने ऑनर से। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज़ कंसिडर टू बी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। जब भी किसी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है तो उस बिज़नेस में कोई पर्सन उस पर इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। तो उस पर्सन को क्या बोला जाता है? ऑनर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज जो भी बिजनेस है या जो भी फर्म है वो पूरी तरीके से सेपरेट होती है, अलग होती है। किससे होती है? अपने ऑनर से। जो भी जिस भी पर्सन ने पैसा लगाया अपनी फर्म पे, और उसको हमेशा ही क्या मान के काम किया जाता है कि वो सेपरेट है। किससे? अपने बिजनेस से। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बिजनेस इज कंसीडर्ड सेपरेट। बिजनेस हमेशा ही सेपरेट रहेगा अपने ऑनर से। ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी ऑनर्स होंगे वो हमेशा ही अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करेंगे, या बिजनेस फर्म उस ऑनर को एक सेपरेट एक क्रेडिटर की फॉर्म में मान के चलेगी। ऑनर बीम रिगार्डेड एज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस। जो भी ऑनर होगा या जो भी मालिक होगा वो क्या एक सेपरेट मीन्स उसका किस बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। उसका लेन देन सिर्फ इतना है कि उसको बिजनेस को जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं या उसने जितना भी पैसा लगाया उसको रिटर्न करना है। एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस ऑनर आर कंसिडर्ड क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बिज़नेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उस बिज़नेस से क्या चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट मिलता रहे। उसी तरह यहाँ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक ऑनर एक बिज़नेस में एक बिज़नेस फर्म में जस्ट एक इन्वेस्टमेंट करता है, जितना भी पैसा लगाता है वो उसे बोला जाता है कैपिटल। और उस कैपिटल के रूप में वो जितना भी पैसा अपने फर्म में लगाता है वो हमेशा ही क्या काउंट होगा? एक इन्वेस्टमेंट। और उस इन्वेस्टमेंट को पर बिजनेस को टाइमली उस ऑनर को एक प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, जिसको हम रिटर्न बोल सकते हैं। तो ऑनर बीइंग रिगार्डेड सेपरेट, हमेशा ही उसे क्या माना जाएगा? सेपरेट माना जाएगा अपनी फर्म से। एंड ऑनर्स आर कंसीडर क्रेडिटर। क्रेडिटर में आपको पहले ही बेसिक टर्म जो हमने पढ़ा था उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिन पर्सन्स को हमें या फर्म जिन लोगों से परचेज़ करती है उनको जो भी पैसा पे करना होता है वो लोग हमारे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर। तो जैसे क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट करनी होती है, उसी तरह जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करी है ऑनर ने उसे भी हमें उतना ही पैसा रिटर्न करना होता है। तो इसलिए जो भी ऑनर होगा उसे क्या मान के चलना है? एक क्रेडिटर की फॉर्म में सेपरेट मान के चलना है, और ये मान के चलना है कि कैपिटल भी एक हमारी लाइबिलिटी है। क्लियर? ऑनर अकाउंट भी बिजनेस आपने देखा होगा। अभी हम बैलेंस शीट पे तो नहीं पहुंचे क्योंकि आपका स्टार्टिंग कंसेप्ट है, लेकिन जब आप लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उस बैलेंस शीट में एक साइड होती है लाइबिलिटी साइड और एक साइड होती है एसेट साइड। तो एसेट साइड जो भी एसेट साइड होती है उस साइड हम सारी एसेट्स लेते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ जी। फॉर एग्जांपल यहाँ बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ये उसका फॉर्मेट है। यहाँ पे हम लिखेंगे लाइबिलिटीज़,
यहाँ पे हो जाएगी अमाउंट और यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट। तो जितनी भी एसेट्स हैं या बोल सकते हो जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं वो हमारी कौन सी साइड आती हैं, डेबिट साइड। बैलेंस शीट का ये साइड डेबिट होता है और लाइबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो वो हम सारी यहाँ लिखेंगे। लेकिन इस साइड जैसे सबसे पहली चीज़ आती है कैपिटल। हमारी लाइबिलिटीज़ किसको बोलते हैं, जो पेमेंट हमें बाहर वाले लोगों को करनी है या ऑनर को करनी है। तो दो टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक ऑनर्स लाइबिलिटी और एक होती है आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो जो ऑनर्स लाइबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल। इस वजह से हम लाइबिलिटी को क्या शो करते हैं, एज ए कैपिटल इन बैलेंस शीट। इस वजह से क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल को एक सेपरेट एंटिटी या फिर बोल सकते हो एक सेपरेटली लाइबिलिटी की फॉर्म में दिखाया जाता है। इस वजह से ये प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे कैपिटल को यहाँ जैसे क्रेडिटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बैलेंस शीट में लेते हो, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो जैसे क्रेडिटर्स को हमें पे करना है, जो जितना भी पैसा कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट किया गया उसे भी हमें क्या पे करना है, ऑनर को पे करना है। तो ये भी एक तरीके की लाइबिलिटी है जिसे हम बोल सकते हैं ऑनर्स लाइबिलिटी, और ये भी एक तरीके, ये सब भी लाइबिलिटी है जिसे हम बोल सकते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी। क्रेडिटर हो गया, जैसे लोन हो गया, बिल पेबल और आउटस्टैंडिंग तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ बिल पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन्स हो गए, तो ये सारे आउटसाइडर लाइबिलिटी हो गए। तो दैट्स वाई वी से दैट ऑनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस एंड ही इज कंसिडर्ड एज ए क्रेडिटर इन बिजनेस। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर चुकी। जैसे एग्जांपल है कैपिटल शो इन बैलेंस शीट एज ए लाइबिलिटी। रीज़न यही है, इसी वजह से हम जो कैपिटल होती है, जितना भी पैसा ऑनर इन्वेस्ट करता है उसे हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ऑनर क्या है, एक क्रेडिटर है और उसे फ्यूचर में जितना भी उसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसे वापस करना है और प्रॉफिट के साथ वापस करना है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पूरी अकाउंटिंग इन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो प्लीज़ लिसन carefully. The second principle is money measurement principle. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही जब अकाउंटिंग टर्म को पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग में जो भी रिकॉर्ड होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होती है जो मॉनेटरी टर्म में लिखी जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांजेक्शन या जितने भी इवेंट्स को लिखा जाएगा कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। उनको ऐसी ही टर्म्स को लिखा जाएगा जो मनी में हम डिफाइन कर सकते हैं। मनी इज़ कॉमन डिनोमिनेटर, मीन्स अगर कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है या जिसको हम मनी टर्म में डिनोट नहीं कर सकते, वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में नहीं आएगी। क्लियर। तो ये जो हम मनी में या फिर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब आप जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, तो वो जो उनका एक टाइम पीरियड होता है वो विद इन 1 ईयर होता है। मीन्स या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स बनाओगे आप 1 साल के लिए, जो भी फर्म्स होती हैं वो 1 साल के लिए अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाती हैं। तो क्यों बनाती हैं? बिकॉज दिस इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। रीज़न यही है कि फर्म्स अकाउंटिंग पीरियड 1 साल की ही लिए क्यों बनाती हैं, बिकॉज वो इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज, या फिर आप बोल सकते हो फर्म, एंटरप्राइज एक फर्म को ही बोला जाता है, इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट परफॉर्मेंस इज मेजर एट रेगुलर इंटरवल। और जो स्मॉलर पीरियड्स आप बोल सकते हो ये 1 ईयर का होता है। हम 2-3 साल 4 साल पे भी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन because of measuring performance of enterprises we have to divide period in smaller time। जितने भी periods होते हैं उन्हें हम smaller time में divide कर देते हैं ताकि जो भी performance हो रही है उसको timely measure किया जा सके और उस पर कुछ
एक्शन लिए जा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर का मीनिंग वही है कि 1 ईयर के बेसिस पे ही या 1 ईयर के इंटरवल पर ही मेंटेन किया जाता है, बिकॉज क्योंकि अब फाइनेंशियल में जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे यूज़र्स के बारे में पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उन यूज़र्स को बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो रेगुलर इंटरवल पर बनाए जाएंगे तो उससे बैंकर्स को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकेंगी, जिसके बेसिस को वो डिसीज़न ले सकेंगे। अब जैसे मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? जो फर्म को या बिज़नेस को मैनेज करते हैं, जो लोग बिज़नेस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैनेज ऑनर भी कर सकता है या कोई उसके बिहाफ पे कोई दूसरा भी कर सकता है। तो मैनेजमेंट को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? ताकि वो कैसे फर्म में काम कैसे हो रहा है उसको असेस कर सके। बैंक को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? बिकॉज बैंक ने कुछ लोन्स फर्म को दिए हुए या कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई, तो उनसे रिलेटेड टर्म्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक इन्फॉर्मेशन चाहता है। वो किससे मिलती है? उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और वो तभी मिलेगी जब रेगुलर इंटरवल पर वो बनाए जाएंगे। उसी तरह गवर्नमेंट को भी कई टैक्स लाइबिलिटीज़ पे करनी पड़ती हैं फर्म्स को, बिजनेस एंटिटीज़ को। तो टैक्स को एसेस करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलर इंटरवल पर बनाया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज मीन्स पूरी तरीके से सब कुछ बता देना, डिस्क्लोज कर देना, कुछ छुपाना नहीं है। सो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता है? अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायर ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। लीगल रिक्वायरमेंट, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, गुड अकाउंटिंग, जितने भी फॉर्म्स होती हैं, या अगर वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छी लीगली चलाना चाहती हैं, तो उन्हें जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें कैसे दिखाना चाहिए? पूरी तरह से डिस्क्लोज कर देना चाहिए। मटेरियल यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पे मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का मीनिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन जो फर्म के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायर ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू बी